कितना जबरदस्त जवाब दिया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला है कि नहीं? तारिक पीरजादा साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखें। जब सीमा पर तनाव होता है तब हिंदुस्तान में हिलता है, दुश्मन रोने लग जाते हैं, चीख दुश्मनों की सुनाई दे रही है। और मैं देश के जवानों को बधाई देता हूं, सीमा पर बैठे हुए जवानों को बधाई देता हूं। उन्होंने हिम्मत और हौसले के साथ अपनी ताकत का परिचय दे दिया है। बहादुर जवानों ने सही जवाब दे दिया है। भाइयों बहनों, एक तरफ बॉर्डर पर पाकिस्तान को जवाब मिला तो दूसरी तरफ उन नेताओं को जवाब मिला जो पाकिस्तान की फायरिंग पर देश के प्रधानमंत्री का बयान सुनना चाहते थे। इतना ही नहीं, एक ही दिन में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सभी गरजे और कह दिया कि पाकिस्तान को बहुत महंगी कीमत चुकानी होगी। यानी भारत सरकार खूब कर रही है। मैं समझता हूं कि आप पाकिस्तान के समाचार पत्रों को भी उठाकर देखिए, आपको जानकारी मिल जाएगी कि भारत सरकार देश जानना चाहता है। कृपया यहाँ के देशवासियों को बता दीजिए कि लोगों ने बहुमत दिया है। मैं नहीं बतलाऊंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देशवासियों का मस्तक ऊंचा रहेगा। इस एडवेंचरिज्म के साथ वो आगे बढ़ते रहे तो इसकी कीमत पाकिस्तान के लिए बहुत महंगी होगी। ये संदेश शायद उन तक पहुंचा भी है, और अगर वो आगे बढ़ते रहे तो पहुंचता रहेगा। सरकार गरज रही है और जवान पाकिस्तान पर फायरिंग बरसा रहे हैं। जवानों को साफ निर्देश है कि पाकिस्तान को भरसक जवाब दिया जाए और तब तक न रुकें जब तक पाकिस्तान खुद ब खुद फायरिंग रोक न दे। Situation on the border is that last night also the fighting continued. They initiated the fire at around 8:45 in the night, and immediately after that we retaliated, and we retaliated very heavily all over the border. Almost our 67 BOPs they retaliated to their fire, and till about 11 o'clock there was heavy firing from both the sides. लेकिन हैरानी इस बात की है कि इतने करारे जवाब के बाद भी पाकिस्तान की फायरिंग रुक नहीं रही। ये 4 तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। एक तरफ सीमा के गांवों पर पाकिस्तानी मोर्टार और गोलियों के निशान हैं, तो वहीं रात में गांव वाले फायरिंग के दहशत में जी रहे हैं। अस्पताल घायलों से भरे हैं और अब तक 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हमारे मुल्क में नए वजीर आजम साहब बने हैं, शायद ये कारण हो सकता है कि वो टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी साहब कहां तक जाएंगे, और मोदी साहब का जो रिस्पांस है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब या अटल बिहारी वाजपेयी साहब से किस तरह अलग हो सकता है। शायद ये भी कारण होगा। उमर जिस फ्लैग मीटिंग की बात कर रहे हैं उससे भारत सरकार पहले ही इनकार कर चुकी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कब तक ये फायरिंग जारी रहेगी? क्या पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने के लिए ये तमाशा कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि भारत के जबरदस्त जवाब के बाद भी पाकिस्तान की फायरिंग न रुकने के पीछे आखिर वजह क्या है? कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सीधे आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे, हमारे साथ तारिक पीरजादा, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। पीरजादा साहब, स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ अश्विनी कुमार हैं, हमारे सहयोगी, जो कि इस वक्त उस जगह से बात करेंगे आपके साथ जहां पर फायरिंग चल रही है, जहां पर नॉन स्टॉप लोग परेशान हो रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले पीरजादा साहब जरा ध्यान से सुने, एक बयान में दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखें। फुल स्क्रीन पर यह बयान हम दिखाना चाहेंगे। अभी अभी पाकिस्तान भारत को, ये देखिए, जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। हम बॉर्डर के तनाव को 2 परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसियों के बीच में टकराव का मुद्दा नहीं बनाना चाहते। हम बॉर्डर के तनाव को 2 परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसियों के बीच टकराव का मुद्दा नहीं बनाना चाहते। ख्वाजा आसिफ, रक्षा मंत्री पाकिस्तान। पीरजादा साहब, ये कितना जिसको कहा जाए कैजुअल स्टेटमेंट। देखिए, बात यह है, अगर आप गौर से देखें, पाकिस्तान के मुशीर खारजा का बयान, पाकिस्तान के वजीर दिफा का बयान, जिसे आप कैजुअल कह रहे हैं, और हमारी वजारत खारजा जो है उसकी स्पोक्स पर्सन का बयान, ये सारी चीज़ें, और जो बॉर्डर पे कमांडर हैं उनके बयान आ रहे हैं। देखिए, भारत की तरफ से ईद से पहले से फायरिंग शुरू हुई, ईद के 3 दिनों में फायरिंग जारी रही,
आज तक जारी है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात हुई है, और ये बात शायद आपने इसका जिक्र नहीं किया अपनी रिपोर्ट में। कल ही आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने एयरफोर्स की किसी तकरीब में ये बयान दिया है कि बहुत जल्द लाइन ऑफ कंट्रोल पे हालात ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये सारी कार्रवाई जो हिंदुस्तान की तरफ से हो रही है, ये एक सबक सिखाने के लिए है वक्ती तौर पर। उसके बाद मुज़ाकरात भी होंगे, ताहम अंदर लोगों का दिल ठंडा करने के लिए। पीरज़ादा साहब, सीधे एक चीज बताइए मुझे, आप एक चीज बताइए, आप अपने हिसाब से, क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, वहां पर सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है हमारे हिंदुस्तान में सारे दर्शक इसको समझ भी रहे होंगे। मैं आपसे एक सवाल करता हूं जी, सबक सिखाने की बात हो रही है, कितना डैमेज हुआ है पाकिस्तान में, क्या इनपुट है आपके पास? मैं बता दूं, 13 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, 46 लोग जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं, 17 गांव जो हैं वो जफरफाल के इलाके में, जो कि सियालकोट की तरफ का इलाका है, वहाँ खाली कराए गए हैं। 14 गांव एक और जगह पर खाली कराए गए हैं। तो आपकी तरफ से बड़ी भारी उसे क्या कहते हैं, तोपखाने का हमला है। और दूसरा अब देखिए, अब मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। उससे पहले डॉक्टर शंबित पात्रा हमारे साथ हैं। थोड़ा आपने जिक्र किया था ईद का, ना भूलें आप कि ईद पे हमारे लोग मिठाई लेके खड़े हुए थे, आपने लेने से मना कर दिया, देने से मना कर दिया। खैर, डॉक्टर शंबित पात्रा, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपका रिएक्शन। पीरज़ादा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, डॉक्टर पात्रा। देखिए, हिंदुस्तान में एक रीति है अतिथि की, और आपने ठीक कहा था, ईद में हमारे लोग मिठाई लेके खड़े थे, और अब भी मैं पीरज़ादा साहब को अतिथि के नाते सम्मान करूंगा। मगर आज हालत जो हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और जिस प्रकार पाकिस्तान ने हमेशा हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की है, पीठ में छुरा भोंका है, बीच ऑफ ट्रस्ट किया है, मैं पीरज़ादा साहब के लिए कहूंगा कि पीरज़ादा साहब आखिर कौन है जिनको मैं समझाता फिरूं? जब हमारे प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, हम सब अपने प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, तो यहाँ नहीं कोई कांग्रेस का है, ना कोई बीजेपी का है, यहां हर कोई हिंदुस्तानी है। और हम पीरज़ादा साहब को नहीं सुनना चाहते हैं। ठीक है, वो एनालिस्ट हो सकते हैं, मगर मैं कहूंगा पीरज़ादा साहब, हिंदुस्तान ने जो किया है वो शुक्र मनाइए। हिंदुस्तान आपको रौंद सकती है, आपके जो कारनामे हैं, हमने बहुत वार्निंग दिया है, हमने बार बार कहा है। सुनिए, सुन लीजिए, हमने कहा है कि हम कोएग्जिस्ट करना चाहते हैं, पीसफुल नहीं, एक सेकंड सुन लीजिए, हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फ्रेंडशिप हो। मगर आप याद रखिए कि UNGA के फ्लोर पे ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर आपने जाके आपने सेपरेटिस्ट से बात की, और सरदार अजीज ने खुद कहा कि गलती हो गई थी। डॉक्टर पात्रा, मैं समझ सकता हूं, इमोशनल टेम्पर्स बहुत हाई है अभी, मैं समझ सकता हूं। पहली बात तो ये है पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ ने मोदी साहब की इज्जत में इजाफा करते हुए और भारत के साथ ताल्लुकात ठीक करने के लिए मोदी साहब का दावतनामा कबूल किया। हिंदुस्तान आए, कश्मीर के रहनुमाओं से भी मुलाकात नहीं की। उसके बाद 1.5 महीने तक ताल्लुकात ठीक रहे। उसके बाद मैंने, चूंकि मैं आपके प्रोग्रामों में आता हूं किसी पाकिस्तानी से भी ज्यादा हर चैनल पर, मैं आपको दावे से कह सकता हूं और मैं ही गवाह हूं इस बात का, आपका कोई ऐसा तजियाकार नहीं था जो ये नहीं कह रहा था, कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक, कि पाकिस्तान के सामने दबने की कोशिश की। हम दब रहे हैं। पाकिस्तान को हाथ आंखें दिखाने का वक्त आ गया है, पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। वो जो मैंने अभी मोदी जी के बयान का हवाला दिया है, उसका मतलब पता क्या है? उसका मतलब ये है कि अब हमने पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। आप लोग अब जरा ठंडे पड़ जाइए। अरे पीरज़ादा साहब, मैं आपको रोकूंगा यहां पर। मतलब निकालने के लिए तो तमाम उम्र बाकी है, लेकिन यहां पर लोगों की उम्र तबाह हो रही है दोनों की तरफ से फायरिंग में। मैं रोकूंगा आपको, वक्त कम नहीं है, वक्त बहुत ज्यादा है। 60 साल बीत गए लड़ते लड़ते, और कितना समय निकालेंगे। लेकिन हमने एक सवाल पूछा था यहां पर स्क्रीन पर, यह सवाल यह था, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला है? हां, मिला है। तारिक पीरज़ादा साहब इस बात के गवाह हैं, अभी बोला उन्होंने, मिला है। वहीं से खबर उठाते हैं जहां से अभी हमने ब्रेक लिया था। तारिक पीरज़ादा साहब ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस का रिएक्शन इस पर क्या है, प्रेमचंद जी? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस का एक कमिटमेंट है कि राष्ट्रीय हितों के मामले में, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में और जनहित के मामले में अगर कोई स्वर एक साथ निकले, इस देश का स्वर निकले, सरकार विपक्ष एक साथ एक मंच पर आए, उनकी आवाज एक, उसके लिए हम कमिटेड हैं।
उसमें जवाब है आपकी नहीं, बात का। पॉइंट तारिक साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, तारिक साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, तारिक साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, इनको 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। तारिक साहब मैं आपके पास आ इनको रहा हूँ। बुलाते क्यों है समझ में नहीं आता। हमारी चैनल में आके हमें गालियां देते नहीं हैं और नहीं हम लोग प्रेमचंद जी आप सुनते बोलिए बोलिए, मैं आपको सुन रहा हूँ। और आप जो बात कर रहे हो वाकई में आज एक गालियां नहीं दी हैं। बात, हाँ, वाकई में आपके मेरा और स्पष्ट politicians के लिए बहुत मानना अच्छी है। बात है। पीरजादा साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी बताइए। मेरा स्पष्ट मानना है कि दोनों देश में जो भी शासक हैं, पाकिस्तान की तो मजबूरी है, एक गैर जिम्मेदार मुल्क है, वो हमेशा से एंटी इंडिया स्टैंड लेता है, तभी वो वहां उनके शासक वहां टिक पाएंगे। वो इसलिए इस तरह की हरकत करते हैं और ये हरकत कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये है कि अभी ज्यादा कर रहे हैं। 100 से ऊपर अगर सीज फायर हुआ है तो हम इतने दिनों से चुप क्यों थे? सर आपके हिसाब से अभी तक आपकी रिपोर्ट और जो हमने बताया उसके आधार पे आपको लगता है हमने जवाब दिया है माकूल? हमने जवाब देने में देरी की है। हमारा ये मानना है, हमारे 8 जवान मारे गए, सिविलियन मारे जा रहे हैं। जवाब देने में देरी की मतलब अभी जवाब दिया है कि नहीं दिया? खैर इसमें मैं वापस आ रहा हूं, इसमें एक पॉलिटिकल एंगल दिखाई दे रहा है। क्या जवाब देने में देरी की है भारत ने? हमारे सहयोगी अश्विनी कुमार इस वक्त ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, हम उनके पास जाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं वहां के क्या हालात हैं। लेकिन तारिक पीरजादा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। पीरजादा साहब मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, बड़ा सीधे सीधे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शानदार रिसेप्शन हुआ अमेरिका में, उसके बाद हमने पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग देखी है। यूएन में जो भी नवाज शरीफ साहब ने कहा उसकी कोई गूंज नहीं सुनाई दी, बल्कि वहां पर ज्यादातर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के कायल हो गए थे। उसके बाद हमने ये फायरिंग देखी है और आज जिस तरीके से आपके डिफेंस मिनिस्टर का बयान, क्या ये पाकिस्तान की एक अटेंशन खींचने की कोशिश है दुनिया भर की और अमेरिका की खासकर? मैं आपको एक जवाब देता हूं इस बात का और वो बड़ा सीधा सा है। देखिए, इस बात को जहन में रख लीजिए कि जब पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में जाता है और कश्मीर की बात करता है तो वो कश्मीर के रेजोल्यूशंस के मुताबिक बात करता है। वो इसलिए बात करता है कश्मीर के रेजोल्यूशंस के मुताबिक क्योंकि आपने शिमला मुआहदे के तहत और उसके आखिरी पैराग्राफ के मुताबिक फौरी तौर पर मुज़ाकरात आज तक कश्मीर पर शुरू नहीं किए। ये जितनी भी बातें होती रही हैं ना 10-15 साल में, ये इधर उधर की बातें होती रही हैं। कोर इशू जो है वो कश्मीर का मसला है, उस पर मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। अब एक और मसला ये है, अगर आप याद करें कि जब आपके प्रधानमंत्री कश्मीर गए थे, आपकी तरफ वाले मकबूजा कश्मीर में, ये गोली मार के आप सारा ये इसका भी जिक्र है क्या? ये गोलीबारी जो आप कर रहे हैं इसका भी जिक्र है? मैं जरा जवाब देता हूं उसका। उसमें उन्होंने ये फरमाया था कि देखिए, पाकिस्तान चूंकि रवायती असले की हथियारों के हिसाब से कन्वेंशनल पावर नहीं है और इसलिए वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे सारी हरकत कर रहा है या करना चाहता है। तो मैंने कई प्रोग्रामों में इस बात का जिक्र किया कि जिसने आपके प्रधानमंत्री को ये ब्रीफिंग दी है कि पाकिस्तान एक कन्वेंशनल मिलिट्री फोर्स नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजिक सुइसाइड है, जो वो ब्रीफिंग नहीं थी। आप जब ऐसी हरकत करते हैं कि दुश्मन को या मुखालिफ को गलत समझते हैं फौजी एतबार से या सियासी एतबार से, तो आप एक हमाकत कर रहे होते हैं। सही रीडिंग करें, पाकिस्तान इज ए मेजर पावर, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर, लिहाजा एंड नॉन कन्वेंशनल आल्सो इन टर्म्स ऑफ द थ्रेट, इन टर्म्स ऑफ द टेररिज्म। ये भी मानिए फिर शंबित पात्रा जी। मैं जवाब देता हूं। नहीं, पहले मैं जवाब दूंगा। पीरजादा साहब आप शांत हो जाइए, थोड़ी देर के लिए चाय पीजिए। आप अब हमें बोलने दीजिए। आप हमारे घर में आकर हमें ही बोलते रहते हैं और हम ना बोले। बताइए शंबित पात्रा जी। देखिए, अभी पीरजादा साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान इज अ मेजर पावर। गलत वोकैबुलरी यूज कर लिया है। पाकिस्तान इज अ फेल्ड पावर। वो फेल्ड पावर है, वो अपने आप ही नहीं जानती है कि उनके देश में डेमोक्रेसी चल रहा है या मिलिट्री रूल चल रहा है। चाय पीजिए पीरजादा साहब, आप हमारे अतिथि हैं, चाय पीजिए। देखिए, पीरजादा साहब, हमारे देश में आके हमें इतना कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप कृपया करके चाय पीजिए, अतिथि है इसलिए अच्छे से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा था पीरजादा साहब, हम इंटरप्ट नहीं कर रहे थे। आप सीज फायर वायलेशन बंद करें चैनल पे। आप चैनल पे ही सीज फायर वायलेशन कर रहे हैं, सोचिए आप बॉर्डर में क्या कर रहे होंगे। इतने देर डिबेट में जब आप बोल रहे थे, मैं फायरिंग कर रहा था क्या? उससे ज्यादा, मैं शांत था, मगर जब मैं बोल रहा हूं तो आप फायरिंग कर रहे हैं, यहां भी सीज फायर वायलेशन कर रहे हैं। मत करिए। कैसे जवाब दूं? ये बीच बीच में बोलने लगते हैं तो बीच बीच में बोलने से बंद करिए इनको।
आप एक फेल्ड पावर है, आपको यह भी पता नहीं कि आपके यहाँ जमहूरियत है या आपके यहाँ आर्मी की रूल है। जब इतनी कंफ्यूज्ड परिस्थिति है आज पाकिस्तान में, स्वाभाविक रूप से आपको याद दिलाओ 1999 में कारगिल के बाद जब नवाज शरीफ से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था मुझे भी पता नहीं, मैं तो हूँ राष्ट्राध्यक्ष मगर मुझे भी पता नहीं, पीछे से परवेज मुशर्रफ करके चले गए इस पूरे कांड को। तो आपके देश में तो आपके राष्ट्राध्यक्ष को पता नहीं है कि बॉर्डर में क्या हो रहा है, उस देश में किससे बात की जाए। डॉक्टर पात्रा वैसे वो चले गए, उनका वक्त खत्म हो गया, लेकिन सबसे दुख की बात यह है जो अभी अभी हमारे दर्शक, देखिए जनता सब देखते हैं, जनार्दन है जनता, हमारे दर्शक ये बात देख सकते हैं कि जब डॉक्टर पात्रा जवाब दे रहे थे तो पीरजादा साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ऐसे लम्हे में किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है जब इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं दोनों साइड से। रात हो चुकी है। अश्विनी कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधे सबसे पहले उनका फ्रेम देखें। अश्विनी जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपके फ्रेम में जो अंधेरा है वो अपने आप में बड़ा खौफ लेकर आ रहा है, क्योंकि रात होती है और फायरिंग शुरू हो जाती है। मैं सीधे सीधे आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अभी क्या हालात हैं? जी, अभी हालात जो है दिन के वक्त तक तो फायरिंग चल रही थी, अभी हालात ठीक है, अभी फायरिंग नहीं हो रही है। और कुछ ही समय के बाद जो आपका पूरा जो कठुआ से पहाड़पुर से लेकर अखनूर तक का जो 200 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर 60 से 70 जो है बीएसएफ की चौकियां हैं, उन पर फायर खुलेगा। उसके बाद बीएसएफ के जवान उसका पूरा जवाब देंगे, पूरी तैयारी होती है। इसका साफ आप देख लीजिए कि पाकिस्तान जो जिस तरह से फायरिंग कर रहा है, अभी एक स्ट्रेटजी के तौर पर रात को फायरिंग किया जाता था कि कम से कम लोगों पर ना फायर हो, कम से कम लोग अपने घरों में, उसके बाद बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर में फायरिंग होती थी, स्मॉल आर्म फायर होता था। अब जो है मोटर शेल फायर होता है, करीबन दिन में जो है और रात में जो करीबन 400-500 मोटर शेलिंग होती है, जो कि उसका रेंज बढ़ा दिया गया, 82 mm मोटर से भी बढ़ा दिया गया। और अब जो फायरिंग जो शेलिंग होती थी बॉर्डर के साथ साथ होती है, अब तो बिल्कुल शहर में हो रही है। आज का जो इंसिडेंट है आपको मैं बता दूं कि अरनिया जो टाउन है अंदर तक आई है, वहां पर जख्मी लोग हुए हैं, पिंडी में लोग जख्मी हुए हैं। अभी 8 दिन हो चुके हैं आज शेलिंग और फायरिंग होते हुए। 8 दिनों में 8 लोग मारे जा चुके हैं और करीब 80 लोग मारे गए हैं। ये जो अश्विनी जी, जो आप बात बता रहे हैं, ये फायरिंग कौन, मैं आपको रोकूंगा। आप जो बात बता रहे हैं बहुत चिंता का विषय और बड़ा गंभीर विषय है। मैं सीधे सीधे ये सवाल पूछ रहा हूं। हमारे साथ प्रेमचंद जी मौजूद है। प्रेमचंद जी, आज की तारीख में इतना चिंता का विषय है, आपने बड़ा अच्छी बात कही थी थोड़ी देर पहले कि नेशनल इशू पे हम देश के साथ हैं, चाहे वो विपक्ष हो या कुछ भी हो, हम रोल पे डिपेंडेंट नहीं है। आपके बड़े नेता मंच से कहते हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे। आपके बड़े बड़े नेता इसको पॉलिटिसाइज करते हैं। आपको लगता है कि इस पे राजनीति करना ठीक है? नहीं, वो राजनीति नहीं है, वो प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना है। क्योंकि आपने देश की जनता को पूरे चुनाव अभियान में एक प्रमुख मुद्दा आपने बनाया था और आप कटाक्ष करते थे उसमें कि कांग्रेस शासन पर जब हम वार्ता को रोकते थे या पाकिस्तान को कहते थे कि सीमा पार से गोलाबारी बंद करो, शांति स्थापित होना चाहिए। जो काम आज आप कर रहे हैं मोदी जी, वही हम जब करना चाह रहे थे तो हमें कमजोर कहा जाता था और कहा जाता था कि 56 इंच का सीना वाला प्राइम मिनिस्टर चाहिए। तो आज देश की जनता एज ए सिटीजन ये जानना चाहती है, हम भी एज ए सिटीजन जानना चाहते हैं कि लगातार वो सीज फायर का वायलेशन कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, गोलाबारी चल रहा है। जानने के माध्यम तो अलग हो सकते हैं ना प्रेमचंद जी। मैं सीधे सीधे एक चीज बोलता हूँ, क्या जानने के लिए 1000 लोगों के सामने खड़े होकर रैली का मंच ही मिला? जानने के लिए खत भी लिखा जा सकता था, जानने के लिए फोन भी किया जा सकता था। ये क्या चुनावी मुद्दा है? हमने जवाब दिया, आपने जवाब नहीं दिया। आपने जो जवाब प्रेमचंद जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये क्या जानने के लिए चुनावी मंच ही मिला है? नुकसान हो चुका है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जानने के लिए चुनावी मंच ही मिला है? क्या जानने के लिए खत नहीं लिखा जा सकता, बात नहीं की जा सकती? बीजेपी वाले करते हैं, हम नहीं करते हैं। तो आपने, आपके जो नेता उन्होंने क्या कहा, एक बार जरा सुनाता हूं। राहुल गांधी ने क्या कहा, जरा सुनिए आप। कि राष्ट्रीय हितों के मुद्दे पर एक मिनट प्रेमचंद जी, आपका रिएक्शन ले रहा हूं, सुनिए क्या कहा उन्होंने। चुनाव के समय, लोकसभा के समय मोदी जी ने भाषण किए, भाषण में कहते थे देखिए अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं चीन को सबक सिखाऊंगा, मैं पाकिस्तान को सबक सिखाऊंगा। फायरिंग चल रही है बॉर्डर पे, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। 6 दिन के लिए एक शब्द नहीं निकला और फिर कहते हैं भैया जल्दी ठीक हो जाएगा। वो जो मरे हैं उनका क्या होगा? जिनको चोट पहुंची है उनका क्या होगा?
प्रधानमंत्री और सरकार गैर हाजिर हैं। वो ज्यादा व्याकुल हैं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के लिए या मुंबई में महाराष्ट्र का। उनकी ये व्याकुलता समझ में नहीं आती, जबकि देश की सीमा पर गोलीबारी चल रही है। एक बड़ा खतरा देश के सामने है। प्रधानमंत्री गैर हाजिर हैं, बहुत बड़ा सवाल है। प्रेमचंद जी के पास आने से पहले डॉक्टर पात्रा, क्या कहेंगे आप? ये जो एक सीरियसनेस है वो डाइल्यूट हो रही है कि बॉर्डर से ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे राज्यों के बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो व्याकुलता है ना, ये व्याकुलता दरअसल आर्निया को लेकर नहीं है। आप अगर कांग्रेस के प्रवक्ता जी को कहेंगे, मैं ससम्मान कह रहा हूं कि आर्निया कहाँ है हिंदुस्तान में, मैप में दिखाइए, तो अधिकांश लोग दिखा भी नहीं पाएंगे कि आर्निया कहाँ है। मगर जो बड़ी बड़ी बातें वो मंच पर कर रहे हैं वोट बटोरने के लिए, वो यही दिखाता है कि मोदी जी के कैंपेन से ये ज्यादा डरे हुए हैं बजाय इसके कि क्या हो रहा है। मेरा सवाल अलग है। डॉक्टर आनंद शर्मा ने एक सवाल खड़ा किया कि प्रधानमंत्री जी दौरा कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, अभी इस इशू पर उनको बोलना चाहिए था, इस इशू पे कुछ कहना चाहिए था। कल जब उनको गोड किया गया है, कल जब उनको प्रवोक किया गया है, तब उनका रिएक्शन आया और ऐसे जा रहा है कि सबसे ज्यादा उनके लिए अहमियत अभी बॉर्डर के इशू से ज्यादा ये है, राज्यों के चुनाव है। देखिए, सबसे पहला विषय है कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिले हैं मोदी जी के रूप में, जो पहले काम कर लेते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि उन्होंने क्या काम किया है। स्वाभाविक रूप से एक बहुत फोर्सफुल रिटेलिएशन देने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान को बताया कि घबराओ मत, हम सर झुकने नहीं देंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रधानमंत्री होने चाहिए। कांग्रेस की व्याकुलता सिर्फ इतनी है कि उनको राजनीतिक बेनिफिट हो, और मोदी जी जब फील्ड में उतरे हो तब इनके तो पसीने निकले रहते हैं। आपने दो नेताओं को दिखाया, आपने राहुल गांधी को दिखाया, आपने आनंद शर्मा को दिखाया। मैं राहुल गांधी जी को डिस्काउंट करता हूं, उनको बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर पात्रा, एक बड़ा वैलिड सवाल है, वैलिड सवाल है कि हमेशा विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, विपक्ष को बताया जाता है हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। क्या वजह है? देश को कॉन्फिडेंस में लिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि ये जो विषय है ये इतने सेंसिटिव और डिप्लोमेटिक है कि सब कुछ सबको बताने की आवश्यकता नहीं होती है। ये विषय जमीन पे उतारने की होती है। कितना अटैक करना है, किस हद तक अटैक करना है, इन विषयों पे राजनीतिक एक मिनट सर प्रेमचंद जी, एक्शन होना चाहिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए देखते हैं अभी सीधे हमारे दर्शकों को क्या कहना है। जनता की राय सर्वोपरि, आइए देखते हैं। 80% हाँ, भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, 20% नहीं। क्विक रिएक्शन इस वक्त सीधे हमारे साथ प्रेमचंद जी मौजूद है। प्रेमचंद जी, मैं आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, क्या ये बात सही है? नहीं, ये आधारहीन बातें हैं। हमने तो यूनाइटेड नेशन में अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कीजिए। एक बड़ा उदाहरण है। हम जब भी विपक्ष को साथ लेके बात करना चाह रहे थे। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि बीजेपी की तरफ से आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, क्या ये बात सही है इस बार? नहीं, बीजेपी तो अपने पार्टी के लोगों मैं सरकार की बात कर रहा हूं। तो नहीं, मैं तो बता रहा हूं, जो नेता उनके हैं वो किसी को कॉन्फिडेंस में लेकर चलने वाले नेता नहीं है। वो वन मैन शो है। आज असेंबली का भी चुनाव वही लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट का भी चुनाव वही लड़ रहे थे, इसलिए उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जिन वादों को आप सामने रखकर, सर मैं एक थोड़ा सा पॉलिटिकल रिएक्शन के ऊपर जाकर अश्विनी जी से जानना चाहूंगा। अश्विनी जी हैं इस मामले में सीधे आपका एक लास्ट रिएक्शन। प्रेमचंद जी, मैं थोड़ा सा रोकूंगा यहां पर। अभी वहां पर ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या भारत ने माकूल जवाब दिया कि नहीं? देखिए जी निशांत, जो फील्ड रिपोर्ट्स हैं, जहां पर हम गए हैं पूरे इलाके में, पूरा बॉर्डर हमने घूमा है, और सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं कि जिन कैंपों में गए हैं, जिन इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ के लोगों ने कहा है कि मोदी जी ने जो कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, यही अच्छे दिन है। और पाकिस्तान को जो सबक सिखाया जा रहा है, मोरल जो लोगों का काफी हाई है। सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ के जवान खुश है काफी। वो कह रहे हैं कि हम जो हमारा दिल था वही हो रहा है, और पाकिस्तान को लगातार जवाब दे रहे हैं। आज जिस तरह से पाकिस्तान ने आज जिनको जब जी मैं आपको रोकूंगा, बस ये उम्मीद करता हूं कि आपके पीछे जो काली रात है वो आज बहुत सारी दुख की खबरें ना लाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द शांति बहाल हो। किसने किसको जवाब दिया, किसको कितना मुंहतोड़ जवाब मिला, बस लोग महफूज रहें। बस एक ब्रेक।